अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, आपने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था, उसमें आपने कहा था दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही फर्ज करें m1 है, ये m2 है, तो इनके दरमियान इनके जो सेंटर का डिस्टेंस है वो d है। तो आपने कहा था जो फोर्स होगी इनके दरमियान वो g m1 m2 ओवर d स्क्वायर, ये आपने कैलकुलेट की थी। इसमें अब क्या है कि जो दोनों मासेस के दरमियान फोर्स है वो म्यूचुअल फोर्स है। यानी m1 अगर m2 को अट्रैक्ट करता है तो m2 भी m1 को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। मींस अगर एक चीज़ अर्थ पे पड़ी हुई है, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वो चीज़ भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। यानी ये दोनों मासेस के दरमियान जो फोर्स है वो म्यूचुअल फोर्स है। तो अगर एक मास फोर्स लगा रहा है दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, फर्ज करें m1 फोर्स लगा रहा है m2 को अट्रैक्ट करने के लिए, इस फोर्स को एक्शन कंसिडर करें, तो m2 जो फोर्स लगाएगा m1 को अट्रैक्ट करने के लिए वो इसका रिएक्शन होगा इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपने यही पढ़ा था कि एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर जो है एक्शन और रिएक्शन जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो दोनों मासेस के अंदर बीच में जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो थर्ड लॉ जो है वो कंसिस्टेंट है विद द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि आपने पढ़ा था हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो यहाँ अगर m1 m2 को अट्रैक्ट करेगा तो लाजमी बात है m2 भी m1 को अट्रैक्ट करेगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि अर्थ आपको ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करती है या आप अर्थ को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। देखें, दोनों ही करते हैं सेम फोर्स के साथ। अब अर्थ आपको जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है वो आपका वेट है, आप भी उतनी फोर्स के साथ अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आप जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी वजह से अर्थ जो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर सकती। लेकिन जब अर्थ आपके ऊपर उतनी फोर्स लगाती है आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है, मतलब आप डाउनवर्ड फॉल करते हैं। तो वही बात आ गई, दोनों जो फोर्सेस लगा रहे हैं वो इक्वल एंड अपोजिट है। और फिर ये भी बात थी कि एक्शन और रिएक्शन दो सेम बॉडीज पे नहीं होते। तो यहाँ देखें, दो डिफरेंट बॉडीज हैं, उनके दरमियान जो फोर्स है म्यूचुअल फोर्स, उसको आप फिर एक्शन और रिएक्शन का नाम दे रहे हैं। इसलिए न्यूटन न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उसके अंदर थर्ड लॉ होल्ड करता है। अब एग्जांपल देखिए 5.1, उसकी स्टेटमेंट है टू लेट्स फेयर ईच ऑफ मास 1000 kg आर केप्ट विद देयर सेंटर्स 1 मीटर अपार्ट, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच दे अट्रैक्ट ईच अदर। दोनों मासेस सेम है, लेट्स फेयर है, 1000 किलोग्राम, उनके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, और आपने बताना है कि उनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो कितना होगी। देखें, जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी वो आप इसी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कैलकुलेट करेंगे इस तरह से। अब डी की जो वैल्यू जी की जो वैल्यू आपने खुद लगानी है 6.673 इंटू 10⁻⁻11, क्योंकि इसको याद रखना है, ये गिवन डाटा में नहीं दी जाती। ये 1000 आ गया और ये भी 1000 हो गया और डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। तो देखें 6.673 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻, ये भी 3 और ये भी 3, टोटल 6 हो गया, डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा। तो फिर आप इसको अरेंज कर लें, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 और प्लस 6 तो -5, ये आंसर आ गया न्यूटन में। अब नेक्स्ट जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में देखते हैं और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में। जी, तो अब देखें ग्रेविटेशनल फील्ड, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखें, जो न्यूटन्स का लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसकी मदद से आप किसी भी बॉडी और अर्थ के दरमियान जो है ना फोर्स जो है ना फाइंड कर सकते हैं, जो उसका वेट होता है। ये फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, F=g, स्मॉल एम बॉडी का मास होगा जो अर्थ पे आप प्लेस करेंगे, और ME जो कैपिटल है वो मास ऑफ अर्थ होगा, और नीचे r² जो उनके दरमियान जो उनके सेंटर के दरमियान डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक बॉडी ज़मीन की सरफेस पे मौजूद नहीं भी है, अगर वो कॉन्टैक्ट के अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं भी है, तब भी ज़मीन उसे अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ एक एग्जांपल है, उससे समझते हैं। देखो, जो वेट होता है बॉडी का वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, अर्थ जिसके साथ उसे अट्रैक्ट करती है। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। मतलब आप एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करें, अब एक बॉल आपने ऊपर की तरफ थ्रो की, उसकी वेलोसिटी कॉन्टीन्यूसली जो है वो डिक्रीज़ होती है। अब वो उसकी वेलोसिटी का कम होना जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि अर्थ उसको डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रही है, जो उसकी मोशन के ऑपोजिट है। यानी अर्थ जो उसके ऊपर फोर्स लगा रही है वो उसकी मोशन के ऑपोजिट है, इसलिए ये बॉल जो है ना वो स्लो डाउन हो गई और एट द एंड हाईएस्ट पोजीशन पर जाकर रुक जाएगी। उसके बाद बॉडी जब वापस आती है, यानी बॉल जब वापस आएगी वो,
तो डेफिनेटली उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है। उसकी रीज़न ये है कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ जो है वो उस बॉडी की या बॉल के ऊपर जो है ना वो डाउनवर्ड है, और उसकी मोशन भी डाउनवर्ड है, इसलिए वो मोशन गेन करती है। तो अब यहाँ पर बॉडी कॉन्टैक्ट में हो अर्थ के साथ या ना हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम द अर्थ उसके ऊपर एक्ट करती है, इसलिए हम इसे कहते हैं ये फील्ड फोर्स है। यानी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है या ग्रेविटेशनल इफेक्ट है वो अर्थ की सरफेस पे ही नहीं बल्कि अर्थ के सराउंडिंग वाले एरिया में भी है। जिस रीजन में ये मौजूद है ग्रेविटेशनल इफेक्ट, उसे हम नाम देते हैं ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ये ज्यूम किया जाता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑल अराउंड द अर्थ जो है मौजूद है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ रहती है। और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वीक हो जाता है अगर हम अर्थ से अवे मूव करते हैं, और अगर सरफेस के करीब आएंगे डेफिनेटली फील्ड स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट है, इसके साथ ही यहाँ ये हाईलाइटर खत्म हो रहा है, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, यानी उसकी फील्ड के अंदर, जैसे आप यहाँ दिखाया भी हुआ है एरो की मदद से दिखाया हुआ है, अगर इसकी फील्ड के अंदर कोई भी एक मास रख दें जिसका 1 kg हो, यानी कोई बॉडी रख दें जिसका मास 1 kg हो, सरफेस पर रख दें, तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास के ऊपर जो है वो आपको क्या बताएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बता देगी। इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड gravitational field strength of the earth. At any place its value is equal to value of g at that point. Near the surface of the earth the gravitational field strength is 10 Newton per kg. देखें इसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ जी पे, और वैल्यू ऑफ जी जो है ना प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। वो प्लेस टू प्लेस कैसे वेरी करती है वो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा मास ऑफ अर्थ, उससे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर है, वो भी डिटेल से देखेंगे। तो अब माउंटेन के ऊपर जाएंगे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो डेफिनेटली जी की वैल्यू कम हो जाएगी। सर सी लेवल पे आ जाएंगे, रेफरेंस वहीं से स्टार्ट होता है, रेफरेंस जो है हमारा पॉइंट वो सी लेवल है, तो सी लेवल के ऊपर जो है जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप कंसिडर करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की जो वैल्यू वो जी पे डिपेंडेंट है, स्मॉल जी पे, तो जितना स्मॉल जी होगा उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है उसकी वैल्यू 10 न्यूटन पर केजी है, क्योंकि वेट होता है W=mg, एम यहाँ पर आपने 1 kg कंसिडर किया क्योंकि आपने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, तो 1 kg और साथ में जी 10 आ जाएगा, तो 10 न्यूटन पर केजी हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है और दोनों कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए फोल्ड फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फील्ड फोर्स है, प्रूव करें तो ऊपर वाली जो हाईलाइट किया हुआ ये लिखना है। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या है फॉर द ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये जो एंड वाला पैराग्राफ आपको बताया वो लिखना है आपने। तो ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करेंगे।